नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों विथ सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि हमें एक ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया। ठीक है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, यह कथन जो है तो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर है दोस्तों बांध से संबंधित है। ठीक है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए चुना गया तो किससे संबंधित है, बांध से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की संधि कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ, किसने, स्विट्जरलैंड शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है गिरमिटिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो यह एक एग्रीमेंट था। क्या था, एग्रीमेंट, गिरमिटिया। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा कि श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, कोलंबो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उसे जो है तो कौन सा नहीं है, जैसे कि बहुसंख्यकों का शासन, यह जो है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन। अगला है कि भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें से पहला क्वेश्चन बन रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति का कि एल्यूमिनियम का कच्चा खाली स्थान है। ठीक है, तो क्या है, बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का कच्चा माल क्या है दोस्तों, बॉक्साइड है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान का कि गॉड सेव अवर नोबल किंग। ठीक है, खाली स्थान का राष्ट्रगान है, किसका है, ब्रिटेन का है। ठीक है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, ये कहाँ का राष्ट्रगान है, ब्रिटेन का। ठीक है, राष्ट्रगान यानी जो राष्ट्र के लिए गाया जाए। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीयक तथा तृतीय क्षेत्रों की गतिविधियां हैं, क्या हैं, तो यह सब जो है तो आर्थिक गतिविधियां हैं। ठीक है, जो ये प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, तृतीयक जो कार्य हैं, वो सब आर्थिक गतिविधियां हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए सारी गतिविधियां की जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा चौथा नंबर है कि भारत में खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन है, जाति का। ठीक है, भारत में जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, मतलब जाति के आधार पर समाज को बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना, ठीक है, जो है तो कीजिए। ठीक है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना खाली स्थान भारतीय राज्यों से की गई है, तो हरियाणा। ठीक है, बेल्जियम की तुलना किससे की गई, हरियाणा भारतीय राज्य से। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब है खालिस्तान का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का शासन, मतलब बहुत सारे लोग। लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोग यानी जनता, तंत्र यानी समूह, बहुत सारी जनता के समूह का शासन ही क्या है, जो है तो बहुमत है। ठीक है, क्योंकि बहुमतों का वो शासन है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 जो है कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, इसमें से जैसे विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, ठीक है, कौन सा है, तो कपड़ा उद्योग। बेंगलुरु हो जाएगा, सॉफ्टवेयर पार्क है। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी हो जाएगा। वाणिज्य हो जाएगा राज्य सूची। प्राकृतिक पत्तन हो जाएगा मुंबई पत्तन, जो है वह है प्राकृतिक पत्तन। ठीक है, ये उत्तर के साथ रखा गया है दोस्तों सही जोड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए या लिखिए। ठीक है,
इसमें से हमारा जो पहला है एक शब्द में कि भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी दोस्तों। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच की जो दूरी थी दोस्तों कितनी थी? 34 किलोमीटर की तय की थी ट्रेन ने, जो पहले ट्रेन चली थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा है महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? अपना उत्तराधिकारी तो किसे किया था? आचार्य विनोबा भावे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम क्या है? तो कोचीन बंदरगाह है। ठीक है, कोचीन पोताश्रय। अगला है धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह महात्मा गांधी का कथन था दोस्तों। ठीक है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला देखते हैं, जैसे विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो मुद्रा का जो प्रचलित चलन है उसको रोक देना ही विमुद्रीकरण है। जैसे अभी देखे होंगे 2015-16 के टाइम में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी। ठीक है, तो उसने जो मुद्रा का चलन था वो बंद ही किया था दोस्तों। ठीक है, मतलब उन्होंने यह कहा था कि 500 और 1000 रुपये के नोट बंद हो जाएंगे। ठीक है, वही है विमुद्रीकरण। ठीक है, अगला है कि न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सत्य असत्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पहला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है तो ये सही हो जाएगा, किया गया था इसको। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भर वाला महाद्वीप अमेरिका था, तो ये नहीं था। ठीक है, मतलब जो है तो पालतू पशुओं पर निर्भर रहने वाला महाद्वीप अमेरिका नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो नहीं करती थी, वो इनका विरोध करती थी क्योंकि इनका रोजगार छीन ली थी इस मशीन ने। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकसित दर सबसे अधिक होती है? नहीं। ठीक है, जहाँ लोकतंत्र, जहाँ लोग अधिक होते हैं वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है उसकी जो विकास की दर है वो धीमी होती है। ठीक है, अगला है काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है। ठीक है, तो यह भी गलत है। ठीक है, एक ही है, काम का अधिकार और मनरेगा एक ही है। तो वो है आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। ठीक है, आयात पर कर जो है व्यापार का एक उदाहरण है, सही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि उपयोगी व मूल्यवान है, वही क्या है? संसाधन है। ठीक है, और मानव निर्मित और जो है तो उसको जो है तो प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, किस लिए? उसको उपयोगी और मूल्यवान बनाने के लिए, वही संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दें। ठीक है, तो बांध, यह भी जो है तो मानव निर्मित संसाधन है। सौर यंत्र मानव निर्मित संसाधन है। पवन ऊर्जा और संयंत्र भी जो है तो मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण, इनको सबको मानव ने ही बनाया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे? ठीक है, तो क्यों सफल थे वो? क्योंकि वह उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के शासन का शोषण किया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवीकरण व अनवीकरण संसाधन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नवीकरण जो संसाधन है वे संसाधन है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है और ये कभी ख़त्म नहीं होते। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन्य ऊर्जा। ठीक है,
ये जो है तो नवीकरण संसाधन है। अनवीकरण संसाधन की अगर बात करें तो ये संसाधन जिन्हें बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं और ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं, जैसे धातुएं हो गई, जीवाश्म ईंधन हो गया आदि। ठीक है। अनवीकरण संसाधन को दोस्तों हम जो है तो परंपरागत संसाधन भी कह सकते हैं, जबकि नवीकरणीय योग्य संसाधन को हम गैर परंपरागत कह सकते हैं। ठीक है। अगला है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या आशय है। ठीक है। तो विश्व के विकास को ही भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है। भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न क्षेत्रों, ठीक है, लोगों एवं देश के मध्य निर्भरता की वृद्धि से है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। रेशम मार्ग प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। इस मार्ग द्वारा व्यापार के सिवाय किसी एक प्रदेश के ज्ञान, धर्म, संस्कृति और दौलत के बारे में दूसरे प्रदेशों को पता चला और तथा उनका आदान प्रदान हुआ। ठीक है। इसलिए जो रेशम मार्ग था वो महत्वपूर्ण था। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि औद्योगिकीकरण की शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। ठीक है। क्योंकि मशीनें महंगी होती थी, उनकी मरम्मत भी काफ़ी खर्च आता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई नई मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे। आविष्कारों या निर्माताओं के जो है तो दावों के विपरीत नई मशीनें बहुत कुशल भी नहीं थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है तो ब्रिटेन के जो है तो हथकरघा कारीगरों को लगने लगा था कि नई मशीन से उनका जो रोजगार है वह छिन जाएगा। इस मशीन को 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने बनाया था। इसके आने से जो मजदूरों की मांग थी कारखाने में वो घट गई। ठीक है। इसलिए जो है तो ब्रिटेन के महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले किए और तोड़फोड़ किए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि पर आधारित जो है तो उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम। कृषि पर आधारित उद्योग है जैसे कि कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, ये कृषि पर आधारित है। और खनिज आधारित उद्योग की अगर हम बात करें तो खनिज आधारित उद्योग में हो जाएगा लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है। और हो जाएगा एक एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन था कि उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम। तो पोषक उर्वरक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्या आप जो है तो मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। ठीक है। तो आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन कई नज़रियों से उपयोगी है। इस विभाजन से अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों का समझना में मदद मिली है। ठीक है। समझने में मदद मिली है। इससे मिली सूचना के आधार पर सरकार को समाज कल्याण के कार्यक्रम बनाने में मदद मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। आप इससे सहमत हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि हुई है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर। ठीक है। विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश में। ठीक है। तो विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो दुनिया के 2 देशों के बीच
माल व सेवाओं और पूंजी के व्यापार से है। जबकि विदेशी निवेश की बात करें तो विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोतों से किसी कंपनी में किए गए निवेश से है। निवेश का मतलब है पैसे को इन्वेस्ट करना दोस्तों, ठीक है। और विभिन्न, अगर हम विदेशी व्यापार की तरफ बात करें तो विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण। और विदेशी निवेश से है कि पूंजी उद्योगपतियों और अन्य साधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के दुष्परिणाम, ठीक है। वैश्वीकरण हुआ, देश का विकास हुआ, उससे क्या समस्याएं पैदा हुई, ठीक है। तो वैश्वीकरण के द्वेष हानियां दुष्परिणाम, आर्थिक असंतुलन। वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो गया है, ठीक है। और देसी जो उद्योगों थे जैसे कुटीर उद्योग वगैरह, उनका पतन हो गया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार हुआ है, ठीक है। और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और राष्ट्र प्रेम की भावना को ठेस पहुंची है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि उसके कारण, वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव हुआ है, वह आर्थिक परतंत्रता आई है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेल परिवहन का महत्व, ठीक है। तो रेल परिवहन का महत्व देख लेते हैं। भारी सामान ढो सकता है रेल, ठीक है। रेल एक ऐसा परिवहन है जहां से भारी मात्रा में और भारी से भारी वजनी सामान को जो है तो वह ढो सकती है, ठीक है। और यातायात द्वारा भारी सामान को आसानी से ढोया जा सकता है, जबकि सड़कों द्वारा यह संभव नहीं होता है। मूल्यों में स्थिरता रखने में सहायक, रेलों द्वारा शीघ्रता से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। इससे देश में वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कायम रहती है, ठीक है। अगला इसी में देखते हैं कि तीसरा नंबर, निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन, ठीक है। उसी के कारण, ट्रेन के कारण देश के निर्यात में होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाने व रेलों का अन्य साधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहा है, ठीक है। हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना, ठीक है। वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना, जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच में हो दोस्तों, उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो मानसून की अनिश्चितता के कारण, ठीक है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता के कारण उसका जो किसान है उसकी जो कृषि है वह विफल हो जाती है, ठीक है। और अगर कृषि जो है तो सिंचाई करके भी की जाती है तो उसमें भी बहुत लागत आती है। इन सभी कारणों से किसान जो है तो अपने बेटे को का जो भविष्य है उसे अंधकारमय में नहीं रखना चाहता और उसे जो है तो किसान इसीलिए नहीं बनाना चाहता। यही कारण है कि भारतीय किसान नहीं अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर बताना है, ठीक है। तो रबी की फसल की अगर बात करें तो यह शीत ऋतु में बोई जाती, शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना आदि। जबकि खरीफ की फसल जो है तो यह जो है तो मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि। अगला क्वेश्चन है कि पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड पर भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। यह कंपनी अगम्य और दुर्लभ भूस्थलों पर सेवाएं देने के अलावा कई राज्य सरकारों को विशेष पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करती है। मतलब जंगली पर्वतीय इलाकों में पवन हंस कार्य ही करता है, ठीक है। और उसका अथवा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित दो राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम, ठीक है। तो कौन कौन से हैं दो राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे कि हल्दिया, ठीक है। हल्दिया इलाहाबाद से गंगा जल मार्ग है, और सदिया जो कि धुबरी ब्रह्मपुत्र जल मार्ग, ठीक है। ये दो जल मार्ग हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई है, स्पष्ट कीजिए। तो यूरोप के अधिकांश देशों में साक्षरता दर काफ़ी कम थी, ठीक है। ऐसे में
मुद्रित सामग्री को व्यापक पहुंचाने के लिए अनपढ़ लोगों को मुद्रित सामग्री में लोकगीत तथा लोक कथाओं को गाकर सुनाया जाता था, ताकि निरक्षरों में भी जो है तो मुद्रित सामग्री के प्रति रुचि पैदा की जा सके। इस तरह मौखिक संस्कृति जो है मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण संस्कृति में फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल स्थितियां रची। ठीक है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से थी उसकी अनुकूल परिस्थितियां, जैसे कि मुद्रण संस्कृति ने प्रबुद्ध विचारकों के विचार को बढ़ावा दिया। ठीक है, और उनके लेखनों में पूर्णतः परंपरागत अंधविश्वास तथा निरंकुशवाद की आलोचना की। उन्होंने चर्चा के पवित्र अधिकारों तथा राज्य की निराशाजनक शक्तियों पर हमला किया और इस प्रकार पारंपरिक आधार पर दिए गए आदेशों की वैधता को समाप्त कर दिया। वॉल्टेयर और रूसो को व्यापक रूप से पढ़ा और समझा भी। ठीक है, अगला है कि जानकारों, आलोचकों तथा तर्कपूर्ण रूप से देने वाले लोगों द्वारा सभी मूल्य मानदंडों और संस्थाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसलिए सामाजिक क्रांति के नए विचारों का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1780 के दशक में, ठीक है, साहित्य ने राजशाही तथा उसकी नैतिकता को मजाक बनाया और जमकर आलोचना की और फलस्वरूप आम जनता में स्वतंत्रता के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण भावनाओं का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और समूहिता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रित संस्कृति का क्या असर हुए। ठीक है, तो मुद्रण संस्कृति का भारत की गरीब जनता पर असर पड़ा। ठीक है, गरीब जनता पर भी असर पड़ा। 19वीं सदी के मद्रासी शहर में काफ़ी सस्ती किताबें जो है तो चौराहे चौराहे पर बेची जा रही थी, जिसके चलते गरीब लोग भी उससे खरीदने के लिए तैयार हो गए थे और गरीब जनजातीय भेदभाव और अंधविश्वास को दूर करने के लिए बहुत से सुधारक भी जो है तो लिख रहे थे किताब। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। वन पारिस्थितिकी तंत्र की उपयोगिता बताना है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें तो यह वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें निवास करते हैं। यह सभी ऊर्जा एवं पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। एक छोटा तालाब या कुआं से लेकर पृथ्वी तक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, कुआं से लेकर तालाब, तालाब से लेकर जो है तो जीव। ठीक है, सब ये पारिस्थितिकी तंत्र एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि वह भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय। ठीक है, पहले उसकी उपयोगिता देख लेते हैं वन पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, तो मानव जो है तो दूसरे जीवधारी पेड़ तथा पेड़ पौधे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। वायु, जल, अनाज के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार से पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन नहीं कर सकते। इन वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पाद हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगला है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है। ठीक है, वन संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि वन देश के महत्वपूर्ण संसाधन हैं। इनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए, जैसे वृक्षारोपण यानी कि पेड़ को लगाना चाहिए। वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित 33% वन भूमि के लिए ठोस प्रयास किया जाना। वन विहीन पहाड़ों पर, पठारों और अन्य खाली जगहों पर वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक वनों को काटे जाने पर उनके स्थान पर शीघ्र पनपने वाले पेड़ों को लगाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में वनों को काटकर खेती करने के लिए प्रथा पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। ठीक है,
मतलब जो झूमी कृषि है उस पर रोक लगा दी जाए। अगला है वनों को आग से बचाना। ठीक है, वनों में आग लगने की समस्या सामान्य हो गई है, अतः वनों में अग्नि शमन के लिए आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला है परिवहन के मार्गों का विकास। ठीक है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़कों का विकास तथा संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रहने में शासन को आसानी होगी। फिर एक है वानिकी विकास। वनों का संरक्षण प्रदान करने के लिए परंपरागत वानिकी के अतिरिक्त कृषि वानिकी, विस्तार वानिकी और रक्षा पंक्ति वानिकी के साथ साथ सामाजिक वानिकी विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, और जो है तो इसके अलावा भारत में एक लिखित विस्तृत संविधान है और प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार जो है तो क्षेत्र संविधान में वर्णित है। और संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई स्तर की कोई एक स्तर की जो है तो सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ठीक है, और उसी में हम आगे देखें अगर तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की व्याख्या का अधिकार है। ठीक है, और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। अगला है वित्तीय सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन जो था वो था कि भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो विशेष सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन लोकतंत्र शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर जो ज़्यादा निशाली है और प्रभावी भी है। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो है तो जिला परिषद इसके अलावा शामिल है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि ग्राम सभा के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसे राज्य विधानमंडल निर्धारित करे। ठीक है, अगला है कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तीसरा है पंचायतों की सभी सीटों को पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से अलग चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाए। ठीक है, अगला चौथा नंबर है हमारा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है। प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां के आबादी के अनुपात में होगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की गारंटी यानी कि मांग क्यों करता है। ठीक है, तो उधारदाता उधार देते समय ऋणाधार की मांग ऋण वापसी की निश्चितता के लिए करता है। क्योंकि अगर वो ऋणाधार नहीं लेगा तो जिसको ऋण दे रहा है वह ऋण उसे वापस ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर कर्जदाता समर्थक ऋणाधार की बेचकर अपना पैसा वापस प्राप्त कर सकता है, अगर नहीं दे सकता वो तो। ठीक है, अगला है मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई है, इसका क्या कारण था। ठीक है, कि मुद्रा के विनिमय से वस्तुओं को
विनिमय करने में सहूलियत आई वस्तुओं के प्रयोग से। ठीक, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं को विनिमय में सहूलियत आई है, समझाइए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर कर दिया गया है। अब यदि एक वस्त्र का जो है तो विक्रेता चावल खरीदना चाहता है तो उसे ऐसा चावल विक्रेता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो बदले में वस्त्र चाहता है, और वह वस्त्र बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और फिर उसके बाद चावल प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का महत्व, ठीक है, क्या था। तो यहाँ पे अगर हम चौरी चौरा की बात करें तो एक शांतिपूर्ण जुलूस वहाँ से गुजर रहा था, लेकिन अचानक पुलिस वालों ने उन पर रोक लगाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इसीलिए उन्होंने पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया। उनके पुलिस थानों पर आग लगा दी, रेलवे की पटरियां वगैरह उखाड़ दी, कंपनी में काम कर रहे लोगों ने कंपनियों में काम करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये सारे कारण थे, है ना, जो कि भारत में राष्ट्रवाद के लिए जो है तो महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला है कि गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शामिल हुआ। ठीक है, कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई। ठीक है, इसको देखते हैं। तो गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने की में रुचि नहीं रखते थे। कई लोगों के पास किराए की ज़मीन थी। मंडी और घटती नगद आय के कारण वे किराए का भुगतान नहीं कर सकते। गरीब किसानों को पूर्ण समर्थन नहीं दे सके क्योंकि उन्हें लगा कि अमीर किसान और ज़मींदार परेशान होंगे। ठीक है, और कांग्रेस ज़्यादातर जगहों पर नो रेंट अभियान का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए गरीब किसान और कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इसमें से कोई भी बड़े नवीगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनाव का वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी, उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश के कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनावों का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों ने दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमे में बंट जाता है और हर खेमे सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवारों का पैनल उतारता है। ठीक है, और राजनीतिक दल की ठीक यही काम करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है, चाहे वह देश बड़ा हो या छोटा हो या पुराना हो या विकसित हो या विकासशील हो। ठीक है, राजनीतिक दलों का उदय यह जो है तो प्रतिनिधि पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। ठीक है, बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत है। जब समाज बड़े, ठीक है, और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न पदों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की ज़रूरत होती है। विभिन्न जगहों पर आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि वह जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने या नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन व विरोध करने के लिए उपकरणों की ज़रूरत होती है, और प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी
ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य जो है तो शर्त है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन था दोस्तों, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका। ठीक है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। ठीक है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जो है तो अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनकी ही उम्मीदवार की जीत हो। दूसरा, ये राजनीतिक दल देश में व्याप्त समस्याओं को जनता को सामने रखकर जनता में जागरूकता पैदा करते हैं कि समक्ष अपनी छवि अच्छी बताने के लिए जनता की सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। ठीक है, और चुनाव में रहने वाले दल विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार सरकार पर अंकुश रखते हैं और राजनीतिक दल जनता को अपने शोषण के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। ठीक है, तथा सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एवं 9 नंबर देख लेते हैं कि राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को जो है तो रखते हैं। ठीक है, जिनमें से जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दर्शाना है। जैसे उड़ीसा कहाँ पे दर्शाना है, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये भारत का मानचित्र है। ये भारत का मानचित्र है। अब यहाँ पे जो है तो ये मध्य प्रदेश का है। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश है और जो ये सिंगरौली कोयला है तो ये यहीं पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये सिंगरौली कोयला हो गया। तूतीकोरिन है, ये तूतीकोरिन है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।